कलाम अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कलाम अकेडमी के उस पहल के ऊपर, उस इनोवेटिव एक काम के ऊपर जो उसने सीयूईटी, यूजी और पीजी को लेकर शुरू की है। सीयूईटी, पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, लगभग 2.5 से 3 महीने की, जिसमें टोटल आपके 18 पेपर्स होंगे। अगर आप इनके बारे में जानकारी ज्यादा चाहते हैं तो आप कलाम अकेडमी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके जानकारी ले सकते हैं। ये जो मेजर टेस्ट है ये तीसरा टेस्ट है, यानी हर 2 माइनर टेस्ट होते हैं, फिर एक मेजर टेस्ट होता है, और ये सब टास्क बेस्ड है। आपको पहले एक बुकलेट दी जाती है कलाम अकेडमी की तरफ से, ये ऑनलाइन सेगमेंट है। आपको पीडीएफ दी जाएगी। पूरा जो सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको 9 भागों में बांटा गया है और 9 बुकलेट्स तैयार की गई है। वो बाइलैंग्वेज है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप अगर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीयूईटी पीजी देनी पड़ेगी, जो एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप आईआर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इससे रिलेटेड जितने भी और अन्य पीजी कोर्सेज हैं उन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से। कलाम अकेडमी ने जो एक टेस्ट सीरीज शुरू की है वो कलाम अकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। बिल्कुल मिनिमम सा रेट है। 18 पेपर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, साथ में आपको बुकलेट्स भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। उसके पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर है, फिर पीवाईक्यूज है उसी के साथ टॉपिक वाइज, और एमसीक्यूज है, और बिल्कुल एक मिनिमम सा रेट है, लगभग 499 रुपए। तो अगर आप गंभीर और सीरियस कैंडिडेट हैं और 15 मार्च के बाद अगर सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं तो कलाम अकेडमी के ऐप पे जाके और आप इस कोर्स को देख सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। आज इसमें है क्या क्या, तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है। मैं उसी वीडियो सॉल्यूशन के तहत आज आपसे मुखातिब हूं। मैं चर्चा करने वाला हूं 2 माइनर टेस्ट के बाद जो एक मेजर टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट 01, इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके क्वेश्चन से उनके नेचर्स क्या हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। हमने क्वेश्चन की नेचर वही रखी है जो सीयूईटी पीजी में एनटीए रखता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पेपर भी बाइलैंग्वेज है और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी बाइलैंग्वेज है। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक अपोलॉजी एक संवाद है, एक डायलॉग है। अपोलॉजी होती है स्वीकारोक्ति, किसी भी चीज को स्वीकार करना। निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र कौन से हैं? देखिए, ये अपोलॉजी सुकरात के ऊपर एथेंस में ये कह के जो मुकदमा चलाया गया था कि वो युवाओं को भड़का रहा है तात्कालिक सरकार के खिलाफ, तो उसके ऊपर अभियोग लगाया गया था कोर्ट में, और कोर्ट में उसके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं और सुकरात उनका जवाब देता है। तो ये इस पुस्तक में ये है कि सुकरात को किस प्रकार अभियुक्त साबित किया जाए, एक्यूज बनाया जाए। तो इसमें सुकरात है और उसके अभियोक्ता हैं, सोक्रेट्स एंड हिज एक्यूर्स है इस पुस्तक के अंदर। ये यानी डायलॉग शैली में लिखी गई है। सुकरात बोलता है, उसके ऊपर अभियोग लगाने वाले बोलते हैं कि सुकरात ने गलती क्या की है। सुकरात उनको स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, वो सारे इसके अंदर है। और इसी फिर अपोलॉजी के बाद सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, लगभग आज से 2500 साल पहले की बात है। प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी ने गुजराती में सत्यवान के नाम से अनुवाद किया था? ये अपोलॉजी का ही किया था। सत्यवान जो सत्य बोलता है, सत्य बोलने से घबराता नहीं है, चाहे जहर का प्याला दे दो उसको। Which of the following books of Plato was translated into Gujarati by Mahatma Gandhi a Satyavan? Apology.
शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आइडियल स्टेट के आधार स्तंभ है। शिक्षा व साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य है जिसका नाम कैलिपोलिस है। वो अपने राज्य आइडियल स्टेट को, आदर्श राज्य को कैलिपोलिस कहता है। कैलिपोलिस होता है अधिकतम सुखी समुदाय, जहां सारे लोग सुखी हो उसको कैलिपोलिस बोलता है, वो आइडियल स्टेट होता है। शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नेगेटिव, नकारात्मक है क्योंकि अभिभावक वर्ग के ऊपर बाह्य नियंत्रण लगाती है। एजुकेशन एंड कम्युनिज्म आर द पिलर्स ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट। Education is a positive in nature because it is concerned with the building of character of individual, while communism is negative in nature because it imposes controls on the parental classes. Parental classes वो हैं जो शासक वर्ग होते हैं उनके ऊपर, अभिभावक वर्ग कह लीजिए, सैनिक और शासक इसके तहत आते हैं, अभिभावक हैं ये, गार्जियन कह लीजिए इनको। और परफेक्ट गार्जियन होता है, वो होता है फिलोसोफर किंग। तो परफेक्ट गार्जियन भी पूछ लेते हैं कि वो कौन है परफेक्ट गार्जियन, वो फिलोसोफर किंग होता है, वो होता है। तो इसमें कथन कारण पूछा गया है, ऊपर शिक्षा और साम्यवाद है, नीचे उसकी व्याख्या है। तो ए और आर ये दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करके जाएं, ये प्रैक्टिस से आते हैं। प्लेटो ने अपनी किस कृति में अनंत वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत विकसित किया और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया? ये जो इन विच हिज वर्क्स डिड प्लेटो डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ इन्फिनिटी रियलिटी एंड एक्सप्लेन द रियल वर्ल्ड, कि जो नेचर है ये अनंत है और जो यथार्थ वर्ल्ड है वो सीमित है। इसको किस पुस्तक में स्पष्ट किया है? इसकी पुस्तक, ये बुक है, ये संवाद है, डायलॉग है द टिमियोस। और इसकी जो सबसे फेमस बुक है वो है रिपब्लिक, जिसमें इसका आइडियल स्टेट है। पॉलिटिक्स तो अरस्तु की है। द लॉज है, इसमें रूल ऑफ लॉ है, और इसमें एक काउंसिल है, नॉक्टर्नल काउंसिल। आप इस नॉक्टर्नल काउंसिल को जरूर याद रखें, ये लॉज में है, नॉक्टर्नल काउंसिल है जो। तो 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिए हमने। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये एक सापेक्ष अवधारणा है, निरपेक्ष अवधारणा है, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक निरपेक्ष अवधारणा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है जो जस्टिस होता है। एब्सोल्यूट का तात्पर्य वो पूर्ण है अपने आप में। रिलेटिव होता है तो दूसरे तुलना से आता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, जिसके हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या करता है, वो होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट वो होता है जो निरपेक्ष होता है। जैसे पृथ्वी है, वो अपनी धुरी के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक निरपेक्ष सत्य है। पूरे एक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, ये बिल्कुल निरपेक्ष सत्य है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाते हैं तो जल बनता है, पानी बनता है, ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो ये प्लेटो कहता है कि जस्टिस भी एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एक निरपेक्ष अवधारणा है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, बी है। प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिकन में किस प्रकार के राज्य को सुअरों की नगरी कहा है? उसने एक कर्मिक विकास बताया कि स्टेट बनता कैसे। तो वो कहता है पहले जो स्टेट बनता है वो हेल्दी स्टेट होता है, जिसमें उत्पादक वर्ग होते हैं, पैदा करने वाले और खाने पीने वाले होते हैं। फिर विलास प्रिय राज्य बनता है जिसमें सैनिक आते हैं और लूट खसोट करते हैं। अंत में आइडियल स्टेट बनता है, न्यायपूर्ण राज्य बनता है जिसमें 3 वर्ग होते हैं। तो शुरुआत के राज्यों में एक ही वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग, और वो होता है हेल्दी स्टेट। तो जो डेवलपमेंट होता है स्टेट का, वो सबसे पहले हेल्दी स्टेट बनता है, फिर लग्जरियस स्टेट बनता है, और फिर अंत में न्यायपूर्ण या जस्ट स्टेट बनता है। लोकतांत्रिक राज्य का तो वो विरोधी है। तो सुअरों की नगरी वो हेल्दी स्टेट को बोलता है। इन हिज फेमस वर्क रिपब्लिकन या रिपब्लिकन लिख दिया। रिपब्लिक, प्लेटो हैज कॉल्ड विच टाइप ऑफ स्टेट एज द सिटी ऑफ पिग्स? हेल्दी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं।
प्लेटो का आदर्श राज्य एक यूटोपिया है। यूटोपिया थॉमस मूर की पुस्तक का नाम है। ये 13वीं सदी के आसपास आई थी। थॉमस मूर। यूटोपिया एक द्वीप है जहां सभी लोग सुखी हैं, सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई किसी का शोषण नहीं करता, सब जो भी उत्पादन और लाभ होगा उसका समान बंटवारा हो जाता है, कोई झूठा नहीं है। ऐसे से एक अच्छी सी आइडियल सिस्टम को थॉमस मूर यूटोपिया कहता है। धीरे धीरे जहां कहीं भी ऐसी कल्पनाएं की गई उनको फिर यूटोपिया कहा जाने लगा, जिसका वास्तविक जगत से संबंध नहीं होता, जिसको व्यवहार में ढाला नहीं जा सकता। कई बार हम कह देते हैं व्यक्ति हमेशा ही सच बोलता है, व्यक्ति अच्छा होता है, नैतिक होता है, भला होता है, उसमें बुराई बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये भी एक यूटोपियन बात है। आदमी अच्छे और बुरे दोनों का बराबर का पुतला है। किसी में अच्छाई ज्यादा होती है, किसी में बुराई होती है, लेकिन प्योर कोई अच्छा नहीं होता, कोई प्योरली बुरा नहीं होता। तो यूटोपियन होते थोड़ी काल्पनिक चीजें। प्लेटो का आदर्श राज्य है। प्लेटो खुद कहता है, तभी तो वो बाद में थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है और द लॉज लिखता है। तो रिपब्लिकन में उसका जो कैलिपोलिस है वो यूटोपियन है, वो स्थापित नहीं होता। वो खुद भी कह देता है कि मेरा जो आइडियल स्टेट कैलिपोलिस है ये बादलों का नगर है, धरती पर संभव नहीं है। दार्शनिक शास्त्र के हाथों में संपूर्ण शक्ति का संचयन अंततः सर्वाधिकारवाद टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा देता है। आलोचनात्मक रूप से सही कथन है, दोनों ही कथन सही है, 1 और 2। इंग्लिश में देखते हैं। Plato ideal state is a utopia. Storage of complete power in his hands of a philosopher ruler ultimately promotes totalitarianism. अगर आपने फिलोसोफर किंग के हाथों अगर टोटल पावर उसको दे दी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। प्लेटो कहता है कि आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपसे पूछ के बीमारी का इलाज नहीं करेगा, वो खुद निर्णय करेगा कि इस बीमारी का सही इलाज क्या है। इसी प्रकार एक शासक निर्धारित करेगा कि जनता की दिक्कत क्या है, वो जनता की नहीं सुनेगा। तो हर एक जो प्लेटो कहता है, जो फिलोसोफर किंग होगा वो परंपराओं से, रीतियों से, रिवाजों से, जनमत के दबावों से, कानूनों से सबसे ऊपर होगा। उसकी बात ही है वो अंतिम सत्य होगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ होगी, उसकी जो बात होगी उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो ऐसे लगता है कि जिस राजा पे कोई नियंत्रण नहीं होता तो एब्सोल्यूट किंग होता है, वो तो फिर है वो डिक्टेटरशिप होता है, वो टोटलिटेरियनिज्म होता है। टोटलिटेरियनिज्म का तात्पर्य वो शासक जो जीवन के प्रत्येक नियंत्रण में हस्तक्षेप करे, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से केलिस भाग गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा? और ये भाग गया था सुकरात। ऐसा एक अपराध एथेंस के लोगों ने प्लेटो को जहर दे के भी किया था, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर था। अरस्तु के खिलाफ जैसे जैसे षड्यंत्र शुरू हुए सिकंदर की मौत के बाद, तो अरस्तु भी एथेंस छोड़ के ये कह के भाग गया कि अब मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ किसी दार्शनिक को मारने के लिए मौका नहीं दूंगा दूसरी बार। Who among following fled from Athens to Callias so that the Athenian might not commit another crime against philosophy? और ये अरस्तु गया था। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था। सुकरात का शिष्य प्लेटो स्वाभाविक मौत मरा था। अरस्तु भी स्वाभाविक मौत मरा था, लेकिन एथेंस छोड़ के चला गया था। निम्नलिखित विचारकों में किसने यह विचार दिया कि राज्य का हित और व्यक्ति का हित है ये अविभाज्य है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्य का हित होगा वही व्यक्ति का हित होगा। अगर राज्य का भला हो रहा है तो व्यक्ति का भला अपने आप हो जाएगा। यानी अगर शरीर सुधर रहा है तो अंग अपने आप सुधर जाएंगे, और अंग अच्छे हैं तो शरीर भी अपने आप में सुधरा हुआ है। यही है इसका तात्पर्य। और ये कहना है अरिस्टोटल का कि राज्य और व्यक्ति अलग नहीं है, वैसे ही जैसे शरीर और उसके पार्ट्स, बॉडी और उसके पार्ट्स अलग नहीं है, वैसे ही है। यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते हैं। यह बड़ा प्रसिद्ध कथन है
और ये जो कथन है यही अरस्तु का ही है कि एकमात्र उद्देश्य अगर खाना पीना ही होता, संभोग करना ही होता, शारीरिक सुखों का भोग करना ही होता, तो फिर तो क्रूर जानवर और दास अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते, लेकिन नहीं, इस राज्य का निर्माण नहीं होता। फिर तो पशुओं का भी होता, चींटियों का भी राज्य होता, लेकिन ये राज्य नागरिकों के द्वारा निर्मित होता है, जिनके लिए केवल शारीरिक सुख भोग ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके लिए बौद्धिक खुशियां, आत्मिक खुशियां भी महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य ये है, Who said that if there were only one purpose in life, then slaves and cruel animals would definitely from a state? और ये कहना है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल के अनुसार राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, एक आर्किटेक्टोनिक साइंस है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी जितने भी साइंसेज है वो तभी अच्छे होंगे जब पॉलिटिकल साइंस अच्छी होगी, इसलिए मास्टर साइंस है। हर जीवन के हर एक पक्ष के को निर्धारित, नियंत्रित, नैतिक, अनैतिक, अच्छा बुरा, सुख दुख देने वाली यही राजनीति विज्ञान है। इसने शासन का ज्ञान प्रदान किया है तथा सार्वजनिक जीवन को नियमित करने के सिद्धांत दिए। बिल्कुल ओके है, न केवल शासन का ज्ञान प्रदान करती है बल्कि सार्वजनिक जीवन को नियमित कैसे करें, नियंत्रित कैसे करें, उसको नैतिक अच्छा कैसे करें, ये सब राजनीति विज्ञान करती है। तो इसका जो उत्तर है वो है ए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। Assertion है, according to Aristotle, political science is a master science, एक architectonic science. It has provided knowledge of governance and given principles of regulating public life. बिल्कुल सही है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? कि एक मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज ए बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये कहना है अरस्तु का। अरस्तु मिडिल पाथ, मिडिल मैन और मिडिल सिस्टम इन्हीं का समर्थन करता है, इसीलिए हम रूल ऑफ गोल्डन मीन पढ़ते हैं अरस्तु का। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर मनोविज्ञान यानी प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आता है। अरस्तु के इस कथन का अर्थ क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम द फैमिली कम्स फर्स्ट, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी नेचर द स्टेट कम्स फर्स्ट। अगर हम शुरुआत में देखें तो अंग पहले आता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बॉडी के ऊपर निर्भर होता है। तो व्यक्ति की बजाय जो हुल होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भले ही परिवार पहले आया होगा, लेकिन प्रकृति, आदमी की जो नेचर है वो परिवार या गांव की तरफ नहीं है, बल्कि वो परिवार से गांव और गांव से राज्य की ओर बढ़ता है, यानी एक हुल की ओर बढ़ना चाहता है, एक पूर्णता की ओर बढ़ना चाहता है। तो ये पूर्णता के बढ़ने की ओर हमारी एक नेचर होती है, हम कभी रुकते नहीं हैं, बल्कि हमेशा ही हम एक परफेक्ट सिस्टम की ओर जाना चाहते हैं। तो यही है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, पर मनोविज्ञान की दृष्टि से, साइकोलॉजी और नेचर की दृष्टि से है वो राज्य पहले है। इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य होता क्या है, ये पूछा है। और ये पहले तो ये देखिए कि ये अरस्तु का कथन है, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसका तात्पर्य राज्य क्या होता है? ऑर्गेनिक स्टेट होता है। ऑर्गेनिक स्टेट में एक बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, और दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स बॉडी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हर चीज है ना राज्य के ऊपर निर्भर करती है। ये ऑर्गेनिक स्टेट है कि स्टेट पहले है और बाकी चीजें बाद में है। अरस्तु के अनुसार एक राज्य की नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सिटीजनशिप ऑफ स्टेट इज नॉट नेसेसरी फॉर। देखते हैं क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। अवकाश जरूरी है, हॉलीडेज या जो भी है। हॉलीडेज का तात्पर्य वो वाले अवकाश नहीं कि छुट्टियां। अवकाश का तात्पर्य है दैनिक रोजी रोटी का जो संकट है उससे छुटकारा। अगर आप रोजी रोटी कमाने में, खेत जाने में, व्यापार में, कृषि कार्यों में अगर लग गए हैं आप, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप शासन कार्यों में भागीदारी कर सकें।
तो अवकाश होना चाहिए, विवेक होना चाहिए आपके पास, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग यानी आप में तर्क बुद्धि होनी चाहिए। जिसमें बुद्धि नहीं है वो शासन कार्य में भागीदारी कैसे करेगा, क्योंकि वहां तो बुद्धि का प्रयोग करके आपको जनता का भला करना है। विधायी व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी ये तभी होगा जब आपके पास अवकाश होगा। अगर आप लूण मिर्च वाले कामों में घर पे ही लगे रहे तो फिर आपके पास अवकाश कहां है, फिर तो आप घर के कामों में फंस के रह जाएंगे, सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों तो है जरूरी, लेकिन मूल निवास जरूरी नहीं है। आपका डोमिसाइल होना, वहां जन्म लेना, कानूनी रूप से आपका वहां फायदा उठाना जरूरी नहीं है। तो मूल निवास है, जन्म स्थान है, उद्भव स्थान है, नागरिकता के लिए जरूरी नहीं है। नागरिकता के लिए सबसे जरूरी शर्त है विधायी व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल वर्क, ये ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, आपके पास अवकाश होना चाहिए ताकि इनमें आप भाग ले सके। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? ये किस थिंकर ने कहा है? Who among the following has argued that every theory of justice is incomplete, which is silent about the inequalities within the family? और ये सुसैन मोलर ओकिन ने कहा है। सुसैन मोलर ओकिन की बड़ी फेमस बुक है एक, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, न्याय, लिंग और परिवार, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इस पुस्तक में सुसैन मोलर ओकिन है वो रोल्स का विरोध करती है कि रोल्स ने जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है उसमें जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, न्याय का जो सिद्धांत दिया है, उसमें स्त्रियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसकी, जस्टिस की, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में कहीं भी स्त्रियों के कल्याण की अलग से चर्चा नहीं है। तो भले ही जो दोनों रोल्स है वो उदारवाद और समाजवाद को मिला देता है और कल्याणकारी राज्य की चर्चा करता है, लेकिन लैंगिक भेदभाव के खिलाफ वो चुप है। इसलिए सुसैन मोलर ओकिन ने ये कहा है और ये रोल्स की खिलाफत में कहा गया है। किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? ये बहुत ही फेमस एक कोट है रोल्स का कि हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कोई ट्रूथ है, वो लॉजिक पे निर्भर करता है। तो हम कोई भी लॉजिक करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो ट्रुथ का पता करना होता है। तो जिस हिसाब से किसी भी तर्क का आधार सत्य होता है, वैसे ही किसी भी समाज का जो बेसिक वर्च्यू है वो सोशल, वो न्याय है। यानी न्याय सामाजिक संस्थाओं में सबसे जो जरूरी सद्गुण होता है वो न्याय होता है। हर संस्था में न्याय जरूर होना चाहिए और ये जॉन रोल्स का कहना है। वैसे ही जैसे तर्क में सत्य होता है। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, और ये पुस्तक माइकल सैंडल की है और इस पुस्तक में जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना है। माइकल वाल्जर ने भी पुस्तक लिखी है सफियर ऑफ जस्टिस, एमी गुटनमैन ने लिखी है, भिखू पारिक है, ये मल्टीकल्चरलिस्ट है। तो माइकल सैंडल की बड़ी फेमस पुस्तक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण वो है, वो न्याय नहीं होता जैसा कि रोल्स बोल के गया, बल्कि समानता होती है, समुदायवाद होता है, बंधुत्व होता है। तो सॉरी, माइकल सैंडल ने जो फर्टर्निटी को बताया है, बंधुत्व को प्राथमिक सद्गुण कहा है, न्याय की आलोचना की है कि बंधुत्व जरूरी होता है। बंधुत्व है तो सुख है, बंधुत्व नहीं तो सुख नहीं है। भाईचारा जरूरी होता है। सैंडल ने भाईचारे को सही बताया है, महत्वपूर्ण, जबकि रोल्स है वो न्याय को बताता है। यह कथन किसका है कि कोई भी समाज है वो जंजीर के समान होता है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती। दोबारा देखते हैं इंग्लिश में। Who statement is this that any society is like a chain
एंड नो चेन इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स वीकेस्ट लिंक। देखिए एक जंजीर है, उसमें 100 कड़ियां हैं, लेकिन उसकी एक कड़ी कमजोर है तो आप उसको खींचेंगे तो उस कमजोर कड़ी से वो टूटेगी। तो 99 कड़ियों के कमजोर होने से, एक मजबूत होने से, अगर एक कड़ी कमजोर है तो पूरी जंजीर ही कमजोर है। समाज में 99 लोग सुखी हैं, अगर एक व्यक्ति दुखी है तो वो समाज को सुखी नहीं कह सकते। तो समाज सुखी कब होता है? जब सब सुखी होते हैं। तो सबका सुख कैसे हो? थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉस की, वो यही बताती है, और वो प्रिंसिपल्स बताती है कुछ न्याय के, समाज को सुख के। तो ये जो फेमस कथन है कि सारे लोग जुड़ के एक दूसरे की सहायता करके एक वेलफेयर स्टेट में सुखी रह सकते हैं, तो ये वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जॉन रॉल्स का। किसने न्याय को संसाधन समतावाद के रूप में वर्णित किया है? हु डिस्क्राइब जस्टिस रिसोर्सेज इगेलिटेरियनिज्म, और ये है रोनाल्ड डोरकिन। रोनाल्ड डोरकिन कहता है कि अगर समाज में न्याय स्थापित करना है तो सभी लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो उनकी पूरी करनी होगी, रोजी रोटी कपड़ा मकान। शुरुआत में सबको समान संसाधन देने होंगे। आपने सबको शिक्षित कर दिया, स्वस्थ कर दिया, अब भी अगर वो पीछे रहते हैं फिर उनकी गलती है। लेकिन एक बार शुरुआत में सभी को समान संसाधन देके बराबर कर दो, फिर उनको बोलो दौड़ लगाओ, फिर अगर कोई पीछे रहता है तो उसकी गलती है। तो ये बेसिक नीड्स पूरा करता है, ये है संसाधन समतावाद। ये रोनाल्ड डोरकिन का है। ये बहुत बड़े थिंकर हैं यूएस के, जिन्होंने न्याय के ऊपर काफी कुछ लिखा है। ये सूची का मिलान करना है, एक तरफ बुक्स है, दूसरी तरफ सूची है। बर्नस्टीन की है द रिस्ट्रक्चर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, 2 है। सैंडल के भी करके ही हटे थे, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये सारी बुक्स, ये सारा मैटर आपको बुकलेट्स में मिलता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप से अच्छी तरह से समझाया हुआ है। हर एक बुकलेट है वो लगभग 60-70 पेज 80 पेज तक की है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मैटर भी है। आप पढ़ के अगर इसका देंगे, अगर जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन वही उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। एम वाल्जर की बड़ी फेमस पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, और फिर जो पुस्तक बच गई कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी, वो है विल किमलिका की। तो 1 का 2 है, तो इसी से सेट हो जाएगा आपका। इसका आंसर सी है। ये एक तरफ थिंकर्स हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं। बहुलवादी जो न्याय है उसका समर्थक कौन है? जस्टिस की जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी जो जस्टिस की है वो ये कहती है कि न्याय का कोई एक आधार नहीं होता। कोई वस्तुएं बांट देना या वस्तुएं नहीं बांटना, या आप योग्य हैं तो आपको न्याय मिलेगा, या आवश्यकता के आधार की पूर्ति करना। जैसे मार्क्सवादी कहते हैं कि अगर सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो ये न्याय है। उदारवादी जो लिबरलिस्ट है वो ये कहते हैं कि आपकी जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग हर चीज का वितरण होना चाहिए। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है कोई एक आधार नहीं होता जस्टिस का। तो इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? ये माइकल वाल्जर है। ये कहते हैं बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वो बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे लोगों के बीच बांटी जानी होती है। आप कपड़ा कैसे बांटेंगे? जैसे आप कहते हैं कि जैसे फटी हुई जींस है, फटी हुई जींस के 2 अर्थ होते हैं। कुछ के लिए फटी हुई जींस है वो अमीर लोगों के लिए फैशन का प्रतीक है, और वही फटी हुई जींस है एक गरीब आदमी के लिए वो तन ढकने का एक साधन है। तो अब फटी जींस का वितरण कैसे करें आप? तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ये कहें सबको फटी हुई जींस दे दो, तो नहीं। किस समाज को क्या चाहिए, किस समूह को क्या चाहिए, किस व्यक्ति को क्या चाहिए, इसके अलग अलग तरीके निकालने होंगे। यही है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये माइकल वाल्जर की है। और ये कहते हैं, यही तो पुस्तक भी थी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं जस्टिस के। तो ये माइकल वाल्जर है। भारत व पाक हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। बड़ा फेमस कोट है ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज लिव इन ए स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वार। हमेशा ही अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं, यानी तने ही रहते हैं दोनों।
ये आज लड़ाई होगी, कल लड़ाई होगी, कभी सीमाओं पे हमला, कभी गोलीबारी, कभी आतंकवादी घटनाएं और कभी प्रतिबंध लगाना, ये वो टेंशन चलती रहती है दोनों के बीच में, कभी शांति से नहीं रहते दोनों। और ये कहना है माइकल ब्रेसर का। और कुलदीप नैयर का बड़े फेमस कोट है। कुलदीप नैयर जो पंजाब केसरी के और पंजाब के रहने वाले बहुत बड़े पत्रकार थे, हिंद और इंडो पाक के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। कुलदीप नैयर ने बहुत लिखा करते थे ये। इनका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी है, यानी भले ही सीमाएं मिलती हो लेकिन दिल नहीं मिलते इनके। भारत और पाकिस्तान की सीमा मिलती है, दिल नहीं मिलते, तो दूरस्थ पड़ोसी है, ये कुलदीप नैयर ने कहा है। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने यह कहा है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बस लेके गए फिर पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी अच्छा है बुरा है आप उसे बना के ही रखें। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे। कौन सा भारत पाक के मध्य विवाद का मुद्दा नहीं है? Which of the following is not an issue of dispute between India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेके विवाद है, गुजरात में सरक्रीक को लेके विवाद है, कच्छ को लेके विवाद है। सरक्रीक कच्छ हो गया, यहां जो कच्छ में जो सीमा है वो सरक्रीक है। डोकलाम है, ये डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चीन और भूटान के मध्य है। चूंकि भूटान की सुरक्षा एक संधि के तहत भारत के पास है, तो ये फिर एक बीच में एक तीसरा और फैक्टर आ जाता है, वो इंडिया का आ जाता है, भारत आ जाता है। तो डोकलाम है, ये चीन, भूटान और भारत का मुद्दा है, इसमें पाकिस्तान नहीं है। डी है, इन घटनाओं को क्रमवार लगाना है कि आगरा शिखर वार्ता जो आगरा समिट हुई थी, ये अनाउंस करनी है, ये जो जितने भी इवेंट्स हैं। तो आगरा जो समिट हुई थी वो 2001 में हुई। ताशकंद का समझौता 1966 में हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट। 370 समाप्त हुई है 2019 में। और पुलवामा हमला हुआ है, ये भी 2019 में ही हुआ है, लेकिन ये पुलवामा हमला पहले हो गया था और बाकी बाद में हुए थे। तो इसका जो आंसर सेट बैठेगा वो बैठेगा 1 2 1 2 1 3 4। ये फेब 19 में हुआ था और ये बाद में हुआ है, ये अगस्त में हुआ है। हुआ दोनों ही 19 में है, लेकिन ये पहले हुआ है पुलवामा, ये है। तो सबसे पहले 1, पहले 2, फिर 1, 2 1 3 4, तो ये 24 है। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती 17 नवंबर 2021 को करतारपुर कॉरिडोर वापस खोला गया। करतारपुर है कहां? वेयर इज करतारपुर? करतारपुर कॉरिडोर रिस्पॉन्डेड ऑन 17 नवंबर 2021 द 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। वेयर इज द करतारपुर लोकेटेड? करतारपुर कॉरिडोर है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये अमृतसर टू करतारपुर ये खोला गया है। और करतारपुर है ये लाहौर, ये जो पंजाब वाला पाकिस्तान है इसके अंदर है। भारत ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में कब उठाया? कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था कबायलियों ने, और माउंटबेटन के कहने से नेहरू जी इस डिस्प्यूट को लेके गए थे यूएन के अंदर। पाकिस्तान नहीं लेके गया था, नेहरू जी लेके गए थे, और नेहरू जी इस डिस्प्यूट को 1948 में लेके गए थे। टीएच मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटीजनशिप एंड द सोशल क्लास में किस देश का उदाहरण दिया है? टीएच मार्शल ने
T.S. Marshall has given the example of which country in his famous work Citizenship and Social Class? इसमें ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। टीएस मार्शल के ऊपर एक क्वेश्चन सिटीजनशिप रिलेटेड जरूर आता है। टीएस मार्शल एक ब्रिटिश थिंकर हैं जिन्होंने सिटीजनशिप का डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, एक लिबरलिस्ट थ्योरी दी है, लिबरल थ्योरी दी है, उदारवादी सिद्धांत है इनका। और उन्होंने ये कहा है कि जो सिटीजनशिप है ये बेस्ड ऑन राइट्स है, ये अधिकारों के ऊपर निर्भर है। अधिकार बढ़ते जाते हैं वैसे ही नागरिकता का स्वरूप चेंज होता जाता है। और इन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव दिया गया है? Which one of the following of suggest by the concept of global citizenship या यूनिवर्सल सिटीजनशिप? इसको ग्लोबल क्या यूनिवर्सल सिटीजनशिप बोले। इस यूनिवर्सल सिटीजनशिप में सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार नहीं, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, सभी के लिए सामान्य अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार, ये भी नहीं होता। ये तो बहुसंस्कृतिवाद में, मल्टीकल्चरलिज्म में होता है। विश्व में एकल नागरिकता व सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, पूरे संसार के नागरिक एक होंगे और सभी को समान अधिकार होंगे, यही है विश्व नागरिकता। बस इसमें एक कमी है, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कई बार। Which one of the following is suggested by the concept of global citizenship? Single citizenship and the equal right for all individuals throughout the world. नागरिकता का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका सबसे अच्छा व्याख्याकार कौन है? ये देखिए, ये न्याय का बहुलवादी सिद्धांत नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने न्याय का बहुलवादी सिद्धांत किया था, थोड़ी देर पहले हमने प्लूरलिस्टिक थ्योरी अबाउट जस्टिस किया था। अभी हम जो थ्योरी कर रहे हैं वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप में ये जो सबसे अच्छी थ्योरी है ये B.S. टर्नर की है कि नागरिकता का आधार कोई एक नहीं होता, बंधुत्व नहीं होता, या अधिकार नहीं होते, या योग्यताएं नहीं होती, या क्लाइंट बनना नहीं होता, या फिर कोई टैक्स देना नहीं होता, या सिर्फ पैसा नागरिकता का आधार नहीं होता, बल्कि बहुत सारे आधार होते हैं। ये B.S. टर्नर ने कहा है। नागरिकता से संबंधित कथनों पर विचार करें आप। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। Citizenship in ancient Athens was primarily considered in the terms of participatory duty. प्राचीन एथेंस में नागरिकता मुख्य रूप से भागीदारी कर्तव्य के संदर्भ में मानी जाती है। कि नागरिकता है क्या? कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी है कि आपको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, विशेषकर लेजिस्लेटिव जो जुडिशरी के काम हैं, जो पब्लिक अफेयर वर्क्स हैं, उनमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये सही है। अरस्तु राज्य को नागरिकों के सामूहिक निकाय के रूप में परिभाषित करता है और इसको कायनोनिया नाम देता है। वो ये नागरिकों का होता है, कायनोनिया। इसको याद रखें कि अरस्तु जो नागरिकों का सामूहिक निकाय है, यानी नागरिकों से बनता है, और सिर्फ 5% लोगों की नागरिकता होती है, 95% तो अनागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स नहीं होते। तो कायनोनिया, ये दोनों सही है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। Aristotle defines the state as a collective body of citizens that called koinonia. ए भी सही है, दो भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ये बुक्स हैं जिनका मिलान करना है, बहुत ही फेमस बुक, आप इनको याद करके जाएं। ये मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर है। मेरियम यंग, ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, न्याय के संदर्भ में किसने पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता की राजनीति की चर्चा की। सीधा ही इतना ही स्टेटमेंट आता है, विभिन्नता की राजनीति। आप इसको अच्छी तरह से देख ले, ये मेरियम यंग का है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। इतना ही पूछते हैं स्टेटमेंट किसका है, जबकि एक उनकी बुक का नाम है ये। चार्ल्स टेलर की पुस्तक है सेक्युलर एज। भिखू पारिक की बड़ी फेमस पुस्तक है, लॉर्ड भिखू पारिक, ये गुजराती हैं और ब्रिटेन के बहुत बड़े विचारक है बहुसंस्कृतिवाद के, मल्टीकल्चरलिज्म के, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म।
और विल किमलिका का है मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप। तो 1 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, 4 3, 2 1 4 3, इसका ये बैठेगा सही बी। इसने सर्वदेशीय नागरिकता का मूल मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को पूरे विश्व का नागरिक बताया है कि जो सर्वदेशीय नागरिकता है, यानी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन या यूनिवर्सल सिटीजनशिप है, इसका सही नाम कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप है। इसको ग्लोबल या यूनिवर्सल नहीं कह के हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप बोलते हैं इसको। दैट एवरी पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और मार्था नुसबॉम ने कहा है, ये एक यूएस थिंकर हैं जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ भी काफी काम किया है। भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1988 में। और इसकी स्थापना जो की थी वो राजीव गांधी ने की थी। In which year was the joint working group established on the boundary questions between India and China? इंडिया एंड चाइना के मध्य जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनके लिए सबसे अच्छा प्रयास राजीव गांधी के टाइम हुआ था। और 1988 में ये एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। उसके बाद से काफी समाधान सुधरे हैं और इंडिया चाइना के संबंध काफी सुधार भी हुआ था। वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने का समझौता किया? आप खुद देखें इसका उत्तर क्या हो सकता है। लिपुलेख दर्रा किन 2 कंट्रीज के मध्य में है? इन द ईयर 2015 with which country did India sign an agreement to open the Lipulekh Pass from cross border trade? और ये है चाइना, इंडो चाइना, चीन और भारत को जोड़ता है। 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच में, यानी तिब्बत यानी चाइना, इसको चीन कह लीजिए आप, का पारंपरिक व्यापार केंद्र नाथुला दुर्रा पुणे किस वर्ष खोला गया? In which year was Nathula Pass, the traditional trade center between Tibet and Sikkim, reopened after remaining closed for 60 years? 60 साल के बाद ये खोला गया 2006 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था और यहां से फिर भारत और चीन के मध्य व्यापार का मार्ग थोड़ा और सुगम हो गया। इससे 60 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। हैंड इन हैंड 2008 सेना का आतंकवाद विरोधी अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों ने किया? ये हैंड इन हैंड है, ये टेररिज्म के खिलाफ आर्मी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज ज्वाइंट कंडक्ट बाय विच कंट्रीज? और ये है इंडिया और चाइना के मध्य, भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड। भारत व चीन के मध्य विवाद का क्षेत्र नहीं है नेफा, सियाचिन, अक्साई चीन या तवांग मठ। देखिए नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं इसको नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, पहले अंग्रेज उसको नेफा बोलते थे। अक्साई चीन है ही, ये वाला जो बोर्ड है एरिया अरुणाचल प्रदेश वाला, ये है नेफा। ये है, ये जो एरिया है ये है अक्साई चीन का एरिया, और ये यहां है तवांग मठ। इस जगह तवांग मठ नेफा के ऊपर, यहां अरुणाचल की सीमा पे है, और ये अक्साई चीन है। ये लद्दाख का पार्ट है, अभी चाइना के पास है। ये चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया था 1957-58 के बाद। तो सियाचिन, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है, ये यहां है। तो ये तो इंडो पाक के मध्य सियाचिन था, अभी भारत का कब्जा है सियाचिन पे। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स होती है मोतियों की माला, के विरुद्ध भारत की जवाबी रणनीति को क्या नाम दिया गया है?
ये है नेकलेस ऑफ डायमंड, मोतियों की माला को ये नेकलेस ऑफ डायमंड हमने नाम दिया, हार है ये डायमंड्स का। चीन को काउंटर करने के लिए, चीन ने भारत को घेरने के लिए जो विभिन्न बंदरगाहों का आसपास डेवलपमेंट किया विभिन्न देशों के साथ मिलके, ये BRI बोर्ड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम शुरू किया है, भारत को रणनीतिक रूप से घेरने का है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, हवन बटोटा श्रीलंका में, कोको द्वीप है वो म्यांमार में, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो पाक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC निकलता है, इसको इस चारों तरफ से भारत को घेरा चीन ने। तो भारत क्या कर रहा है, इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड तैयार कर रहा है। ये भी कुछ ऐसे है, नौसेना के कुछ अड्डे हैं, कुछ और बंदरगाह हैं, जैसे हम इसके ईरान के साथ मिलकर चाबहार का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी के तहत इसको हम नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। उनमें N गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, कृष्ण के मुंशी भी थे, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी थे, लेकिन के संथानम नहीं थे। इसके अध्यक्ष थे जो ड्राफ्ट कमेटी के, ये अंबेडकर थे। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? के संथानम, ये नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? सबसे जो ज्यादा लोग आए थे वो आए थे मद्रास से। उस दिन उपस्थिति मद्रास के मेंबर्स की सबसे ज्यादा थी, मद्रास से आए थे। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को उस दिन। Which state had the largest number of members present in the first meeting of the Constituent Assembly of India 9 December 1946? मद्रास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यानी यूनियन शब्द कहां से लिया गया? ये याद रखें आप कि जो इंडिया है ये फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स ये हमने लिया कहां से? यानी भारत का जो फेडरल सिस्टम है ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। और वहां एक एक्ट चलता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867, कनाडा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, कनाडा से भारत का फेडरल सिस्टम लिया हुआ है। फेडरल सिस्टम, और कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है जिसको यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वहां फेडरल शब्द ही नहीं है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है, उसी से अमेरिका एक संघात्मक देश बना था। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लोअर पैराडाइज है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहा किसने है? Who among the following said the Constitution of India is a lower paradise? और ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ये इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत ही इफ बट लगे हुए हैं, किंतु परंतु, लैंग्वेज बहुत ही टफ है, यानी वकील की भाषा में लिखा गया है। आप कितनी बार पढ़ लो भारतीय संविधान आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है। संविधान सभा की समितियां उनके अध्यक्ष है, उनको सम्मिलित करना है। आपको मैच करना है जो कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और दूसरे उनके स्पीकर्स हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी है, संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकारों की उप समिति थी सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जबकि इसके ये तो उप समिति थी, जो मूल अधिकारों के ऊपर कमेटी थी, सब कमेटी नहीं कमेटी, उसके अध्यक्ष पटेल थे। संघीय संविधान समिति, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रांतों का प्रोविनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
तो सरदार पटेल के नेतृत्व में एक एडवाइजरी कमेटी भी थी जिसका यहाँ नाम नहीं है, उसकी सब कमेटी का नाम है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी राइट्स कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष थे पटेल। तो 1 का 2 3 4 2 3 4 1 ए है इसका उत्तर। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 5वीं बैठक सीटिंग हो रही थी, 5th सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उस दिन नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अंबेडकर ने और MR जयकर वगैरह ने इनका विरोध कर दिया। फिर इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई और फिर इसके ऊपर एक अलग अधिवेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और फिर इसको 22 जनवरी 1947 को इस रेजोल्यूशन को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ये 2 डेट है कि आया कब, 13 दिसंबर 1946, और इसको स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947। और ये जो अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है बाद में यही अपनी प्रीएम्बल बनी, उद्देशिका यानी प्रस्तावना बनी। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे समाज संविधान में समावेश किया गया? Through which constitutional amendment the words socialist, secular and integrity were included in our constitution? और ये था 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। इससे ये हमारी जो प्रीएम्बल थी, थ्रू विच constitutional amendment the word socialist, secular and integrity were included in our constitution, ये है इसका। यह जो अपनी प्रीएम्बल है ये उत्कृष्ट गद्य काव्य ही नहीं बल्कि ये परिपूर्णता की तस्वीर है। बहुत ही फेमस कोट है ये, किस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर का है? Preamble is not only excellent prose poem, it is a picture of perfection. Whose statement is this? और ये है पंडित ठाकुर दास भार्गव का, इनका है, भार्गव जी का है ये। और इसकी याद रखें, नोट्स में सब दिया है किसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए क्या कहा है। इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप। और ये कहा है KM मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने, ये भी याद रखना। किसका मत था कि जो उद्देशिका हमारी प्रीएम्बल है उसमें रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत है, कि इसमें जो सिद्धांत रखे गए हैं ये बड़े गहरे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, और हमारे पूरा संविधान है उसको ये गति देते हैं। और ये कहना है JB कृपलानी का, यानी एक सूक्ष्म रूप है हमारे संविधान का जो हमारी उद्देशिका है। एक इसका छोटा रूप है, की है इसकी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की की है, वो हमारी प्रीएम्बल है। इसीलिए सुभाष कश्यप ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, हमारी प्रीएम्बल को। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में से क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी हम करके हट चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया। राजनीतिक संस्कृति का श्रेणीगत, उप श्रेणीगत, पीढ़ीगत व उप पीढ़ीगत के रूप में विभाजन किस विचारक ने किया है? द पॉलिटिकल कल्चर, विच थिंकर हैज डिवाइडेड पॉलिटिकल कल्चर इनटू कैटेगरिकल, सब कैटेगरिकल, जनरेशनल एंड सब जनरेशनल। और ये किया किसने है? ये कावनदेह ने किया है। ये कई बार पूछते हैं, आप इसको देखना। ये विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन है। श्रेणीगत होती है जो आर्थिक आधार पर बनती है, अमीर और गरीब के मध्य। पीढ़ीगत होती है जो आनुवंशिक आधार पर, जातियों, अन्य आधारों पर, रंगों के आधारों पर बनती है, वो पीढ़ीगत विभाजन होते हैं। तो आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों पर अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग विभाजन है इसमें। अमेरिकन राजनीतिक संस्कृति के संबंध में स्वान निंद्रा अवधारणा, स्लीपिंग डॉग कंसेप्ट किसकी देन है?
हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग डॉग कंसेप्ट इन द रिलेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर। देखिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि स्लीपिंग डॉग कंसेप्ट किसका है, सोए हुए कुत्ते का सिद्धांत, और थिंकर के साथ साथ किस देश के लिए है, तो अमेरिका के लिए है, यूएस के लिए है। स्लीपिंग डॉग्स का तात्पर्य यह है कि अमेरिकन नागरिक हैं वो जो जब तक चुनाव नहीं आते तब तक वो चुप रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, चुनाव के टाइम ही एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको स्लीपिंग डॉग्स कहा गया कि जब कोई आता है तभी भौंकते हैं, चुनाव होता है वरना सोए रहते हैं, 4 साल तक सोए रहते हैं। और ये है आमंड और सिडनी वर्बा का, इनकी बड़ी फेमस बुक है एक, सिविक कल्चर, इसको याद रखना, सिविक कल्चर। निम्नलिखित से कौन राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली, पॉलिटिकल स्टाइल कौन बोलता है पॉलिटिकल कल्चर को, तो ये बोलते हैं मिस्टर स्पाइरो। ये इसको पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल स्टाइल कहते हैं कि हर एक देश का अलग स्टाइल है, पॉलिटिकल स्टाइल अलग अलग है। भारत का अलग है, यहाँ जातियां हैं, धर्म है, बीच बीच में पंथ निरपेक्षता भी है, कुछ आधुनिक विचार भी है, कुछ परंपरागत विचार भी है, ऐसा एक मिश्रण सा पाया जाता है। तो सभी देशों की, अफगानिस्तान की अलग पॉलिटिकल कल्चर है, पाकिस्तान की अलग पॉलिटिकल कल्चर है। ये है राजनीतिक संस्कृति संबंधी निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर इज करेक्ट। द सिविक कल्चर फ्रांसिस फुकुयामा का नहीं है, बल्कि ये तो आमंड और सिडनी वर्बा का है। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क रॉबर्ट पुटनम की बहुत ही फेमस पुस्तक है, और पुटनम का बड़ा फेमस कंसेप्ट है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। तो आपसी प्रेम से जो पूंजी पैदा होती है उसको सामाजिक पूंजी कहते हैं, यानी आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, त्याग, बलिदान, ये सब सामाजिक पूंजी है। द न्यू पॉलिटिकल कल्चर और सिविक कल्चर एंड डेमोक्रेसी, ये भी गलत है, तो एक इसमें सही है, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी। जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो भारत की कंडीशन क्या थी, यानी उसके शुरुआत में वो कैसा था, उसकी प्रियम्बल क्या कह रही है। व्हाट वाज द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमुलगेटेड। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष तो बाद में आए, हालांकि धर्म नहीं होता, यहां पंथ होता है। तो ये थी स्थिति, 2 शब्द बाद में आए थे इस शुरुआत में, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये तो आया 1976 में, 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। शुरुआत में ऐसा था, 26 जनवरी 1950 को हमारी प्रियम्बल की शुरुआत यहीं से हो रही थी। भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। समाज का समाजवाद पर प्रतिरूप, निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं, निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन नहीं करना है, शोषण व निहित स्वार्थों का संपूर्ण उन्मूलन कर भी नहीं सकते आप, सभी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी नहीं करना है, निजी क्षेत्र भी थोड़ा बहुत बने रहेगा, तो बचा क्या, समाज का समाजवाद पर प्रतिरूप या लोकतांत्रिक समाजवाद। इसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं, या नेहरू का समाजवाद, या फेबियन समाजवाद, या फिर शांति प्रिय समाजवाद, बैलेट वाला समाजवाद, बैलेट सोशलिज्म। द बेस्ट explanation for including the word socialism in the article of the Indian Constitution is socialistic model of society. संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। कि अगर हमें अमेंडमेंट करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो अनुच्छेद आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। सार्वजनिक नीति निर्माण के लक्षण है भविष्योन्मुखी, गतिशीलता, सार्वजनिक हित और संभावित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। एक पब्लिक पॉलिसी में, जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसमें किसका ध्यान रखें, ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, चेंजेबल यानी मोबिलिटी भी होनी चाहिए,
जनता का हित तो होता ही है इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट, बेस्ट यूज ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज इसीलिए होती है ताकि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूज कर सके हम। तो इसका उत्तर है ये ऑल ऑफ द अबो है, सभी है इसका उत्तर। किसी भी नीति के एजेंडा सेटिंग में किसकी भूमिका होती है, कौन करते हैं एजेंडा सेटिंग, यानी पॉलिसी जब मेकिंग होता है तो कौन से ऐसे संस्थान है जो एजेंडा सेटिंग में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेशर ग्रुप भी एजेंडा सेटिंग में होते हैं, पब्लिक ओपिनियन तो होता ही होता है, मीडिया भी होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी होती है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, ये सारे हैं। तो ये 1 2 3 सारे होते हैं एजेंडा सेटिंग में। जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया था। देखिए जल जीवन मिशन जो शुरू हुआ था वो हर घर जल का लक्ष्य लेके शुरू हुआ था कि हर एक घर में हम क्या पहुंचाएंगे, जल पहुंचाएंगे। और ये जो शुरू किया गया था ये 2019 में शुरू किया गया था, और इसके सबसे पहले बिहार ने इसको पूरा किया था। हर घर जल, घर घर जल। लोक नीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास का उपकरण है, बिल्कुल सही है। लोक नीति का लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनता को मिलता है, बिल्कुल सही है, तभी ये बनती है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पब्लिक पॉलिसी इज ए टूल फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, और भी डेवलपमेंट है, ये भी है। स्टेटमेंट सेकंड है द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी गो डायरेक्टली टू द पब्लिक। तो दोनों स्टेटमेंट है ये ट्रू है, कथन एक भी और कथन दो भी, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। वह नीति जिसका निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, यानी हमारी सरकार करती है, ऐसे कह लीजिए, वो लोक नीति होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है। सार्वजनिक नीति लोक नीति को किस दशक में राजनीति विज्ञान के तहत अध्ययन के रूप में मान्यता मिली? पहले हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे, लेकिन 1960 आते आते बिहेवियरलिज्म आया, लॉसवेल जैसे, ड्रोर जैसे थिंकर्स आए, तो हम पब्लिक पॉलिसी को पढ़ने लगे। और लॉसवेल ने तो यहां तक कहा है, जो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हेराल्ड लॉसवेल, कि पॉलिटिकल साइंस इज ए पॉलिसी साइंस, नीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है। किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, कि वोट वही देगा जिसके पास बुद्धि हो। Who said that the right to vote should be given to only those who have a certain amount of intellectual ability, whether they are men or women? और ये कहना है जेस मिल का। वो कहते हैं कि जो अनपढ़ होगा उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हो भी तो उनका वेटेज कम हो, क्योंकि वो सही रूप से यूज नहीं करते अपने वोट का। वो कहते हैं कि बौद्धिकता ज्यादा जरूरी है हर व्यवस्था के शासन संचालन के लिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है ड्रूप कोटा, उसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए कोटा क्या होता है, ये कोटा निकलता कैसे, कोटा का फार्मूला क्या है? द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कोटा फॉर विनिंग ए कैंडिडेट इन द ड्रूप कोटा ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज, एक फिक्स कोटा होता है, मतलब एक इसका फार्मूला फिक्स है, और वो है कि आपको वैध मतों की जो संख्या है बटे सीटों की संख्या +1+1, ये है इसका। आपको नंबर्स ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर्स ऑफ सीट्स में एक जोड़ना है, फिर टोटल जो आंसर आएगा उसमें एक और जोड़ दें। जैसे ये होता है, टोटल सीट मान लेते हैं 3, सॉरी टोटल जो टोटल वोट है वो है 100 वैलिड वोट, सीट भरनी है 3 + 1, तो ये हो गया 100/4, इसका उत्तर आ गया 25। अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ गया 26। इसका 3 ही आदमी जीतेंगे, चौथे के जीतने के लिए वोट ही नहीं बचे, क्योंकि कोटा डिसाइड हो गया 26। अगर यहाँ 4 हो गए तो कोटा बदल के 21 हो जाएगा, 5 होगा तो कुछ और हो जाएगा कोटा, ऐसे कोटा चेंज होता रहता है, ये इन सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये ड्रूप कोटा बोलते हैं। ये हमारी जो राज्यसभा का चुनाव है वो इसी आधार के ऊपर होता है।
हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कोटा ऐसे ही निकलता है। चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि द्वारा विश्वास करती है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, कि जिस अनुपात में आपकी संख्या है उसी अनुपात में आपकी सीटें जीतेंगे आप। इलेक्शन यानी आप जिस मात्रा में वोट प्राप्त करते हैं, अगर आपने 100 में से 50 वोट किए तो 100 में से 50 सीटें जीतेंगे आप। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है। और ये है किसके लिए? ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है, जो एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज के लिए होती है। ये आप ध्यान रखें कि अल्पसंख्यकों को अगर आप सही रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो किस पद्धति का प्रयोग करेंगे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल, उस अनुपात में जिस अनुपात में आपको वोट आए। बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक था। बेंथम वाज सपोर्टर ऑफ सीक्रेट बैलेट, जबकि उसका शिष्य जेस मिल था, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो ओपन बेल्ट का था, ये सीक्रेट बेल्ट का था। और सीक्रेट बेल्ट को हम ऑस्ट्रेलियाई बेल्ट बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था। तो ए आर दोनों सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या तभी करता जब हम कहते हैं गुप्त मतदान होता क्या है, मिलान करना है। ये ट्रस्टीशिप के मॉडल हैं, बेस क्या है? ट्रस्टीशिप मॉडल जो कि एडमंड बर्क का है, ये कहते हैं कि नेतृत्व होगा वो प्रबुद्ध वर्ग के हाथों में होगा। डेलीगेटेड मॉडल कहता है, जो थॉमस पेन का है, वो कहता है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अकॉर्डिंग काम करेगा। जनादेश मैंडेट मॉडल है एंड्रू हेउड का, वो कहते हैं कि वोट व्यक्ति को नहीं दल को मिलते हैं, इसलिए जो कैंडिडेट होता है वो दल के कहने से काम करेगा। और रिजेम्बलेंस मॉडल है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व हो, चाहे समूह छोटा हो चाहे बड़ा। तो ट्रस्टीशिप मॉडल कहता है कि जनता सिर्फ चुनाव करेगी, निर्देश नहीं देगी। प्रदत्त मॉडल कहता है कि जनता चुनाव भी करेगी और अपने उम्मीदवारों को, प्रतिनिधियों को, एमपी एमएलए को निर्देश भी देगी, नेताओं को। जनादेश मॉडल कहता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव तो जनता करेगी, लेकिन जनता राजनीतिक दलों को वोट देती है, इसलिए प्रतिनिधि दल की बात मानेंगे, जनता के स्वयं की बात नहीं मानेंगे। और ये जो फिर मिलान करके जो हो गया ट्रस्टीशिप मॉडल, डेलीगेटेड मॉडल, मैंडेट मॉडल और रिजेम्बलेंस मॉडल। ट्रस्टीशिप मॉडल कहता है कि लीडरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ द इंटेलिजेंट लोगों की होनी चाहिए। डेलीगेटेड मॉडल कहता है रिप्रेजेंटेटिव वोटर्स एक्ट टू डायरेक्ट लीडरशिप। सॉरी, ये इसमें गड़बड़ हो गई है इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में ज्यादा सही है ये। तो इसका जो उत्तर हुआ, ए का 4 हुआ, बी का 3 हुआ, तो इसका उत्तर ये है बी। निम्न से कौन से विचारक वैश्विक न्याय से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबल जस्टिस? थॉमस बोगे है ग्लोबल जस्टिस का तो फेमस थिंकर है, इसको याद रखें आप। चार्ल्स बिट्स है, जॉन रोल्स है, लेकिन रोल्फ मिलिबैंड नहीं है, ये तो एक मार्क्सिस्ट थिंकर है। निम्नलिखित इसमें मार्था नुसबॉम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो पुस्तक है वो है फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस, फेमस बुक है मार्था नुसबॉम की। ये भी एक सूची है। थॉमस पोगे की पुस्तक है एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड ग्लोबल जस्टिस। अमर्त्य सेन की पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसको आप अच्छी तरह से देखें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। जॉन रोल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस। मार्था नुसबॉम, देखिए ये 2 बार गलत हो गया है। मार्था नुसबॉम की द फ्रंटियर ऑफ जस्टिस। तो थॉमस पोगे का 2, अमर्त्य सेन 3, फिर 1, 4 ये है। और ये थोड़ा सा इस बुक का थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, थ्योरी ऑफ जस्टिस कर ले आप इसको, ये जॉन रोल्स की है।
निम्नलिखित में से किस विचार के अनुसार विश्व नागरिकता वह विचार है जिसमें सभी मनुष्य एक ही नैतिक समुदाय के सदस्य हैं जिनके मूल्य और सिद्धांत साझा है। एक स्टेटमेंट है बड़ा फेमस, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वर्ल्ड सिटीजनशिप इज द आइडिया इन विच ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम मोरल कम्युनिटी हुज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आर शेयर्ड। और ये इमैनुअल कांट का कहना है, ये लगभग 150-200 साल पहले ही कह के चले गए थे। इमैनुअल कांट जो एक आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, उनका है स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस मामले में के गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिक प्रभावी कर दिया? जो के गोपालन केस था उसको हटाया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ओवर रूल्ड द मेजोरिटी डिसीजन गिवन इन के गोपालन केस? और ये था मेनका गांधी केस। जो के गोपालन केस था, इसका जो संबंध था के गोपालन का, वो ये था कि ये जो आर्टिकल 21 है, इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि अगर संसद कोई भी विधि बना के कोई इररिलेवेंट कानून, इररेस्पॉन्सिबल कानून बना सकती, इसका तात्पर्य तो यही हुआ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, विधि की उचित प्रक्रिया आई कि विधियां भले ही संसद बनाएगी लेकिन वो उचित होनी चाहिए, वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। तो ये मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, और जो ये के गोपालन था ये 1950 में हुआ था। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभिधारित किया गया था। The right to education is a fundamental right under Article 21 of the Constitution is was held। और ये जो केस हुआ था ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक हुआ था 1992 के आसपास। इसके द्वारा फिर हमें राइट टू एजुकेशन मिला था। इसके लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके तहत 21A के तहत RTE राइट टू एजुकेशन दिया गया हमें। विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें अनुच्छेद 14 में दो चीजें हैं, विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष क्षमता है वो तो हमने जर्मनी के वाइमर गणराज्य से ली है, और विधियों का जो समान संरक्षण है वो हमने यूएस से लिया है। तो इसमें एक और लिखा हुआ है विधि के समक्ष क्षमता। ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो ये कहती है कि सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के एक जैसे कानून होंगे। विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो यूएस से है, इसका तात्पर्य होता है अलग लोगों के लिए अलग विधियां भी बनाई जा सकती है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, जनरल के लिए अलग। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सबके लिए एक जैसी विधियां हो। इसमें SC ST OBC जनरल का कोई भेद नहीं हो, गरीब अमीर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं हो, वो होता है विधि के समक्ष समता। संविधान के भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं ये संशोधनीय है, वाद योग्य है, चेंजेबल है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद योग्य है। ये इनको हम हैं वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, 226 के तहत। मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? और वो अनुच्छेद है 35 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए जो पार्ट है, भाग है, वो भाग 3 है। और भाग 3 आर्टिकल 12 से शुरू होकर और 35 तक है। और 35 में ये है कि अगर मूल अधिकारों को लागू करना है तो कई बार दंड देना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग उल्लंघन करते हैं, जैसे अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन है, कुछ लोग मानते नहीं है तो उनको दंड देना पड़ेगा। अब दंड देने का कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, ये वाला अनुच्छेद 35। तो साथियों ये आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे CUT PG जब आप देने जाएंगे अब 15 अप्रैल के बाद।
तो आप तैयारी कीजिए, गंभीर तैयारी कीजिए। रोज़ 2-3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को दीजिए। कलाम अकेडमी का आप ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर आपको टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 18 टेस्ट है, मैंने बताया था। अगर आप रेगुलर इनको पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, बशर्ते कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदने से नहीं होगा, इसको पढ़ने से होगा। आप यही नहीं कि आप टेस्ट सीरीज खरीदें, आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, चाहे ओपी गाबा है, एंड्रू हेउड है, राजीव भार्गव है, हमारे संविधान का बेर एक्ट है, इनको आप पढ़ के जाएं। अच्छा मौसम है, सर्दियों के दिन है, टाइम से उठ जाएं, 3-4-5 घंटे सुबह पॉलिटिकल साइंस पढ़ें। फिर आपके खुद के कुछ सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स आ जाएंगे, उनकी भी तैयारी करें। आप लगातार अगर आप बैलेंस बना के तैयारी करते हैं तो आपका जरूर किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय में, जहाँ आप सपना देखते हैं, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज बाईलैंग्वेज है, मीडियम हिंदी भी है और इंग्लिश में, दोनों में है। तो आप प्लीज़ अपने जो भी साथी हैं उनको ये बताएं कि ऐसी एक टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इससे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया। इस मेजर टेस्ट का जो सॉल्यूशन किया हमने 75 क्वेश्चंस का, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।